हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके राय ऑनलाइन ट्रिक क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं पीके और चलिए शुरू करते हैं आज विश्व का भूगोल सौरमंडल भाग फर्स्ट। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हमने इसको आज बड़ी मेहनत से बनाया है और इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग लेकर के आए हैं जिससे आप जो है कोई भी एग्ज़ाम बैठेंगे किसी भी एग्ज़ाम में उसमें इन क्वेश्चनों का आना तय है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इनको चयन किया है आज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है, यानी कि किस मंडल से सौर पवन निकलती है, वह जो है आपकी हो जाएगी कोरोना से। ठीक है, फोटोस्फीयर से नहीं होगी और ना ही क्रोमोस्फीयर से होगी, ना ही क्रोट से होगी, बल्कि होगी किससे? कोरोना से। ठीक है, कोरोना ये जो बीमारी चल रही है इस पर ये उसकी बात नहीं कर रहा है। ये कोरोना एक मंडल होता है। ठीक है, सूर्य के में जो परतें होती हैं उसमें से एक कोरोना भी होता है। ठीक, इस तरह से सूर्य के बाहर निकलने वाली आवेशित कणों की बौछार को सौर पवन कहा जाता है। ठीक है, इन आवेशित कणों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। सौर पवन कोरोना से निकलती है, सौर पवन कोरोना से निकलती है। इसके लिए कोरोना का तापमान अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आया था यूपीजीआईसी आश्रम पद्धति 2012 में आया था क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसके बारे में और कुछ अंदर की जानकारी जो है तो बहुत बारीक जानकारियों को से हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो वो सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो अभी हम जो है बात कर रहे थे सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किसमें सौर पवन निकलती है, वो है आपकी कोरोना से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कणों की खोज किसने की थी? टॉमसन या थॉमसन ने 1897 में, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे ये। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने 1920 में। निहारिका क्या है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, टीजीटी 2004 में आया था। ये निहारिका एक तत्व है जो गैस का बादल, यानी कि मतलब ये जो है बादल की तरह होता है, गैसों का बादल बन के अंतरिक्ष में घूमता रहता है। निहारिका अंतरिक्ष में धूल एवं गैस का विशालकाय बादल है। इनमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के साथ साथ धूल पाए जाते हैं। ठीक है, अब निहारिका उत्पन्न कैसे होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि निहारिका कैसे उत्पन्न होता है? यह किसी मृत तारे, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, के विस्फोट से निकलने वाली गैस एवं धूल से निर्मित होता है। ठीक है, सूर्य की दीप्तिमान सतह से प्रकाश मंडल कैसे कहते हैं? ठीक है, सूर्य की जो दीप्तिमान सतह होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, और जो है प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी सतह है। प्रकाश मंडल जो है किसी तारे की बाहरी सतह है, प्रकाश मंडल जो है सूर्य की सतह की जो बाहरी सतह होती है। ठीक है, तारे की बाहरी सतह है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य की सतह का तापमान, जो सूर्य के सतह का तापमान होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और जो एक ग्रह है जो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं, जिनमें से पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान समझेंगे। इसका ट्रिक है, पार्थिव ग्रहों का ट्रिक है बुध सुप्रीम, बुध सुप्रीम। ठीक है, बुध का मतलब आपका बुध हो गया, सुप्रीम मतलब सुख मतलब होगा शुक्र हो गया, पृथ्वी और ये मंगल। ठीक है, तो इस तरह से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये हमारे क्या कौन से ग्रह हैं? ये पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, इस तरह से ये तो जो है आपने समझा कि जो पार्थिव ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्रम से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि जो पहले के जो 4 ग्रह हैं सूर्य से क्रमानुसार हैं। पहले बुध है, सूर्य के बाद बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक है, इस तरह से ये चारों ग्रह जो है क्या है? पार्थिव ग्रह है। ठीक, इस तरह से अच्छा जो बुध है सूर्य के दो घंटे पहले निकलता है, ये भी आपको जानकारी है। सबसे नज़दीक का ग्रह भी बुध है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, कौन करता है? बुध करता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। इसका सबसे विशिष्ट जो गुण है इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया था, किसका? बुध का। और बुध के पास कोई उपग्रह भी नहीं है और ये 88 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। ठीक, अब बात शुक्र की आती है। ठीक है, तो शुक्र को हम सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म भी ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का भाग्नि ग्रह है,
अन्य ग्रहों की तुलना में ये विपरीत यानी दक्षिणावर्त घूमता है अरुण की तरह, यानी कि अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं यानी कि उल्टा घूमते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन? शुक्र है। ठीक है, और शुक्र का कोई उपग्रह भी नहीं है और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इस तरह से अब बुध शुक्र हो गया, पृथ्वी का नंबर आया। ठीक है, तो जो पृथ्वी है तो पृथ्वी का क्या है कि पृथ्वी आकार में पांचवा ग्रह है। ठीक है, पांचवा ग्रह है जो आकार है, पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो कौन सा है? पृथ्वी है। यह आकार बनावट के अनुसार शुक्र के समान है। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जल की उपस्थिति अधिक है। ठीक है, इस तरह से इसका एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? वो है नीफे का। देखिए बंदी जी, नीफे मतलब एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। नीफे का मतलब ये है आपका निकिल और फेरस। ठीक, इस तरह से ये निकिल हो जाएगा आपका और ये फेरस हो जाएगा। ठीक, इस तरह से अब बात आती है मंगल की। ठीक है, जब बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, अब मंगल पार्थिव ग्रह में भी चल रहे थे। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब हमने बुध को बताया, शुक्र को बताया, पृथ्वी को, और उसके बाद अब मंगल का नंबर। ठीक है, इस तरह से तो मंगल क्या है? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण उसको हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर। ठीक, और ये जो पृथ्वी के बाद दूसरा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो, यानी कि 8 ग्रहों में से ऐसा एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहाँ पर जीवन है, लोग रहते हैं। इसके अलावा यदि आशा की जाती है तो केवल मंगल में जीवन संभव हो सकता है। ठीक, इसके जो उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया कहाँ पर है? मंगल में है। कहाँ पर है? मंगल में है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओल्पस मेसी, वो भी कहाँ पर है? मंगल में है। ठीक है, और जो निक्स ओलंपिया जो सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है। ठीक, इस तरह से आपने बहुत सारी जानकारी देखो प्राप्त करी। अभी जो है आगे अब चूँकि अभी तो पार्थिव ग्रह हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके अलावा जो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इनके थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो बृहस्पति की बात आती है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, यानी आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो उपग्रह है वो ज्ञानामीड है, जो अन्य उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है, जो ज्ञानामीड है बृहस्पति का उपग्रह है वो अन्य उपग्रहों में सबसे बड़ा है और इसका जो आकार है वो बुध के समान है। ठीक है, और ज्ञानीमीड जो उपग्रह है इसको पीले रंग का भी ग्रह कहते हैं। ठीक, इस तरह से अगला है शनि। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला क्या है? बृहस्पति, दूसरा क्या है? शनि। शनि यह जो है ग्रह पीले तारे के समान दिखाई देता है। वह उपग्रह था ज्ञानामीड, जो बृहस्पति का ज्ञानामीड उपग्रह था वह पीले रंग का उपग्रह दिखाई देता था। यहाँ पर शनि की बात हो, शनि पीले रंग का तारे के समान दिखाई देता है। इसके तल के चारों ओर वलय हैं। ठीक है, शनि के चारों ओर वलय हैं। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है इसका। ठीक है, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन है। ठीक, और टाइटन बुध के आकार के समान है। ठीक है, और जो टिटान है, टिटान वरुण का उपग्रह है। जो ठीक है, टिटान जो है वरुण का उपग्रह है जबकि टाइटन शनि का उपग्रह है। अरुण लेटा हुआ ग्रह है। अरुण लेटा हुआ ग्रह है, आकार में तीसरा बड़ा सा ग्रह है। खोज विलियम हार्शल ने की थी अरुण की 1781 में। इस ग्रह के चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन प्रमुख हैं। यह शुक्र के समान दक्षिणावर्त घूमता है। शुक्र और अरुण जो है, शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक, बाकी सभी ग्रह शेष जो है 6 ग्रह वामावर्त घूमते हैं, यानी कि शुक्र और अरुण के विपरीत। ठीक है, अरुण की खोज जहान गाले ने की थी 1846 में। कब की थी? 1846 में। ठीक है, सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, जो सूर्य का सबसे ज़्यादा दूर का ग्रह है वो वरुण है। सबसे पास का क्या है? बुध है। ठीक है, इस तरह से, और ये जो है पास सबसे बुध का है और जो है वरुण सबसे दूर का है। ठीक है, और वरुण को हम हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। वरुण को किस रंग का ग्रह कहते हैं? हरे रंग का। शनि को कहते हैं पीले रंग का। ठीक है, और बृहस्पति का जो उपग्रह है ज्ञानामीड, उसको भी पीले रंग का उपग्रह कहते हैं। ठीक है, वरुण के चारों ओर मीथेन गैस यानी शीतल मीथेन गैस के बादल छाए रहते हैं। इसका जो प्रमुख उपग्रह है वो ट्रिटान है। ठीक है, वरुण का जो प्रमुख उपग्रह है वो ट्रिटान है जबकि शनि का है टाइटन। ठीक, इस तरह से हमने आपको काफ़ी कुछ जानकारी दी। आगे अगला क्वेश्चन पर चलेंगे।
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किस विद्वान ने दिया था? ठीक है, तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या भारवी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वराहमिहिर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? वराहमिहिर। ठीक, अब इसमें ऑप्शन चूंकि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भारवी ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, नहीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, 6वीं शताब्दी, ठीक है, शताब्दी जो है कि प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य के। किसने बताया था? वराहमिहिर ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में हम जानेंगे कि ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो जैसे पृथ्वी में जो है कोई भी वस्तु गिरती है तो वो, ये किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और वराहमिहिर ने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है। वराहमिहिर ने ये बताया था, और ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में कुछ बताया था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने दी थी। ठीक है, और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, और इसके जो ब्रह्मगुप्त थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी। ठीक है, और ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। किसका? ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, मालूम है ना? ठीक है, ओके। आगे जो है अब आर्यभट्ट की बात आई, आर्यभट्ट को थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। इन सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, पाई का मान किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। पाई का मान क्या बताया था? 3.1416 बताया था। ठीक है, ये जो है पाई का मान किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? पटना के निवासी थे। कहाँ के थे? पटना के निवासी थे। पटना को हम क्या कहते थे उस समय में? कुसुमपुर कहते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, कुसुमपुर, ये भी नाम पटना का ही है। ठीक, इसके अलावा जो है पटना के अन्य नाम भी हैं। वो जो है कई पुस्तकों में पटना मिलता है, कुसुमपुर मिलता है, पालीब्रोथा जो है मेगस्थनीज ने पटना को पालीब्रोथा नाम दिया था। ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, इस तरह से जो है पाटलिपुत्र है ही नाम। ठीक, इसके अलावा जो है हम बात कर रहे थे आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट किसके समय में, किसके शासनकाल में रहते थे? वो रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। ठीक, इस तरह से इसके शासनकाल में कितने विद्वान रहते थे? 9 विद्वान रहते थे। 9 विद्वान रहते थे। 9 विद्वान किसके शासनकाल में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में रहते। उस समय में आर्यभट्ट भी रहते थे उनके समय में। ठीक है, उनके नाम या नोट कर लीजिए, कोई नोट करना चाहे यदि। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर, बारुचि या भारुचि, ये सभी नवरत्न उज्जैन दरबार में सुशोभित करते थे। उज्जैन दरबार में रहते थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की द्वितीय राजधानी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की द्वितीय राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और प्रथम कौन सी थी? प्रथम थी आपकी पाटलिपुत्र, जिसको हम पटना कहते हैं, कुसुमपुर भी कहते हैं, और मेगस्थनीज ने पालीब्रोथा कहा था। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर वराहमिहिर जो है ज्योतिषी इतिहासकार थे। ठीक है, ये जो है इन्होंने ये कहा था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है। ठीक है, आगे जो है भारवी, जो भी छात्र जो है यूपी टेट विशेष, जो यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं वो विशेष ध्यान दें कि जो जो भारवी थे ये 6ठी शताब्दी छठी शताब्दी के, ठीक है, 6ठी सदी के थे। और ये जो है इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है, कि इनको भारवी को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? अर्थ गौरव। ठीक है, अर्थ गौरव के लिए किसे जाना जाता है? भारवी को। ये संस्कृत के महान कवि थे। वास्तव में इसका जो वास्तविक नाम था क्या था? दामोदर था। यानी कि भारवी का क्या नाम था वास्तविक? दामोदर था। ठीक है, और ये जो है जो भारवी थे ये दरबारी कवि किसके थे? ये जो है तो थे सिंह विष्णु के।
ठीक है, जो सिंह विष्णु थे उसके दरबारी कवि थे। सिंह विष्णु किस वंश का था? पल्लव वंश का शासक था। कीर्तार्जुन की रचना किसने की थी? भारवी ने की थी। ठीक, और जिस दिन संस्कृत साहित्य का वीडियो हम बनाएंगे उस दिन जो है भारवी के बारे में और बहुत सारे जो है तो राइटर हैं संस्कृत के, उनके बारे में विशेष एक वीडियो बनाया जाएगा। उसके लिए आप जो है तो जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जिस दिन बनाएंगे वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, आगे जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? फिलीपींस, जापान, ब्रिटेन या दक्षिण कोरिया? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है फिलीपींस ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो जो प्रथम सूर्योदय का देश था वो आपका जापान था। और फिलीपींस जो है, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। ठीक है, मनीला राजधानी, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। ठीक, इसके अलावा यहाँ की मुद्रा क्या है फिलीपींस की? वो आपकी पीसो है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। ठीक है, फिलीपींस मनीला। ठीक, और जापान की राजधानी क्या है आपकी? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है, और ये जो है किस यहाँ की मुद्रा क्या है जापान की? वो है आपकी येन है। ठीक, येन। ठीक है, येन है। और जो टोक्यो किस नदी तट पर है? वो आराकावा की आराकावा नदी के तट पर है। ठीक है, इस तरह से सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। जापान का मानचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मानचेस्टर कहते हैं ओसाका को। ठीक है, ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहते हैं। अब मानचेस्टर की बात आ गई तो भारत का मानचेस्टर क्या है? अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मानचेस्टर क्या है? कानपुर है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर है। भारत का पिट्सबर्ग क्या है? जमशेदपुर है। ठीक है, एशिया पूर्व यानी कि पूर्वी एशिया में जो है जो जापान है वह जो है जापान पूर्वी एशिया में है। ठीक है, पड़ता है। ठीक, पूर्वी एशिया में जापान है। जो भूभाग है दक्षिण जो एशिया है, एशिया का जो भूभाग है उसमें पूर्व में जापान देश है। ठीक है, और जबकि प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो मैप में जो है प्रशांत महासागर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ये मैप में बताया जाएगा अगले किसी वीडियो में, जब वीडियो बनाएंगे हम तो मैप के माध्यम से हम आपको इसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन को क्या नाम दिया जाता है? ब्रिटेन को कहते हैं डूबते सूर्य का देश कहते हैं। पहले ब्रिटेन का विश्व में अधिकतम देशों पर साम्राज्य था। ठीक है, जो धीरे धीरे सिकुड़ता गया, जिसकी वजह से सिकुड़ने के कारण इसको जो है डूबते हुए सूर्य का देश कहा गया। ठीक है, अगला जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। पृथ्वी की अपने कक्ष से सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है जब अपने कक्ष से पृथ्वी अपने कक्ष से सूर्य के अधिकतम दूरी मतलब निकटतम दूरी पर सब पास में होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम कहते हैं सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, सूर्य जो है हम कहते हैं यहाँ पर है। ठीक है, अब जो है ग्रह जो हो चुकी परिक्रमा लगाते हैं, ये ग्रह हो गया, इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये ग्रह हैं आपके। ठीक है, इस तरह से ये परिक्रमा लगा रहे हैं। ठीक, अब जो है स्थिति क्या होती है कि जो यह दूरी है, यह दूरी अधिकतम चूंकि बहुत दूर है, आपको देख भी रहे होंगे आप। ठीक है, जो यह दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर। जो इस दूरी को हम क्या कहते हैं? इसको अपसौर कहते हैं। और जो इस दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर। जो ये दूरी है, ये जो दूरी है ये उपसौर है, और जो ये दूरी है अपसौर है। ठीक है, जो यह दूरी है आपकी ये, ठीक है, ये अपसौर है, और जो यह दूरी है ये उपसौर। उपसौर का मतलब होता है जो नज़दीक में यानी निकटतम दूरी है। ये सूर्य से जो इस किसी भी ग्रह की जो निकटतम दूरी होती है वह उपसौर होती है। जो अधिकतम दूरी होती है वह आपकी क्या होती है? अपसौर होती है। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के से सबसे कम दूरी पर रहता है। यानी कि जो सूर्य मान लीजिए हम कहते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। ठीक है, और यह सूर्य है, तो जो इसकी दूरी है वो सबसे कम है। तो सबसे कम है तो किस तारीख को पड़ेगी? यह पड़ेगी आपकी 3 जनवरी को। कब पड़ेगी? 3 जनवरी को। और जो दूरी है जो अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, सूर्य यहाँ पर है, तो इसकी जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी 4 जुलाई को। ये जब दूरी होगी जो 4 जुलाई को रहेगा इसका दिन। ठीक है, सबसे दूरी जो होगी वो 4 जुलाई को होगी। और जब दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, और पास को नज़दीक को क्या कहते हैं? हम उपसौर कहते हैं। ठीक, इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और है, इंग्लिश में भी कई बार पूछ लिया जाता है, उपसौर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीहिलियन।
और अपसौर को क्या कहते हैं, ठीक है, एपीहीलियन, ठीक, इस तरह से। अच्छा एक चीज़ और है, जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है, इसका अधिकतम समय होता है 7.5 मिनट, ठीक, 7.5 मिनट होता है, सूर्य ग्रहण का समय अधिकतम 7.5 मिनट होता है, जो कि अमावस्या के दिन होता है। जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, और इसका अधिकतम समय होता है 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है, इस तरह से होता है ना। और जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है उसको क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं, ठीक है, सुपर मून, ठीक। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी है, ठीक है, गामा किरणों की, एक्स किरणों की, रेडियो तरंगों की या पराबैंगनी किरणों की, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा रेडियो तरंगों की, ठीक। जो रेडियो तरंगें हैं उसकी तरंग दैर्ध्य जो है सबसे लंबी होती है, ठीक है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, ठीक है, एवं गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है, ठीक है, इसकी जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो गामा किरणों की होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होती है, वो आपकी होती है गामा किरणों की, और जो सबसे अधिक होती है वो रेडियो तरंगों की होती है, और जो सबसे कम होती है वो गामा किरणों की होती है, ठीक। इससे जो है, अच्छा एक चीज़ और है, सबसे अधिक वेधन क्षमता किन किरणों की होती है, वह होती है आपकी गामा किरणों की, ठीक है। जो सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है किन की होती है, गामा किरणों की होती है। और सबसे अधिक आयन क्षमता, जो आयन क्षमता होती है किसकी होती है, अल्फा किरण की होती है, ठीक है। अल्फा किरण की जो है तो वेधन क्षमता आयन क्षमता जो है, आयन क्षमता अल्फा किरण की सबसे अधिक होती है, और जबकि वेधन क्षमता गामा किरण की सबसे अधिक होती है, ठीक। आगे जो है एक चीज़ और है, जो परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु होता है, परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण यह उदासीन होता है, ठीक है। इस तरह से आगे जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के भूपर्पटी तथा ऊपरी मेटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। यह जो है क्वेश्चन, इसका क्या मतलब, इसका आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण से, नहीं इससे नहीं होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु होती है वो पृथ्वी की तरफ खींची जाती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसा भी नहीं, बेसाल्ट एवं सिलिका ये नहीं, जबकि निकेल एवं लोहा, ये है इसका आंसर जो है सही हो जाएगा आपका, जो इसका आंसर हो जाएगा निकेल एवं लोहा, ठीक है। अब ये चूँकि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक, पृथ्वी का जो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, उसको हम कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ठीक है। अब जो हो कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी के 3 भागों को बांटा गया है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला क्या है, भूपर्पटी हो गया, ठीक है, भूपर्पटी हो गया जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका पहला हो गया भूपर्पटी, तीसरा हो गया आवरण या मेंटल, दूसरा जो है आवरण या मेंटल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, मेंटल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका केंद्रीय भाग या कोर हो जाएगा इसका, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोर, ठीक। इस तरह से जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग, या हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक। ऊपरी भाग जो भूपर्पटी है यह 34 किलोमीटर के क्षेत्र में होती है, जबकि ऊपर से जो है जो गहराई होगी उसकी 34 किलोमीटर की गहराई तक को हम भूपर्पटी कहते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है, कौन, ऊपरी परत जो होती है हमारी जो भूपर्पटी है वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। बेसाल्ट चट्टानों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से भाग हैं वो, सियाल और सीमा, ठीक है, सियाल और सीमा, ठीक है। अब इसमें जो है सियाल और सीमा में क्या है, सियाल और सीमा, ठीक है। इस तरह से अब जो है हम सियाल को भी, सियाल में जो है क्या पाया जाता है, हमने भूपर्पटी जो पहला भाग है, पृथ्वी का जो पहला भाग है भूपर्पटी, ऊपर का क्षेत्र है जो कितने किलोमीटर में है, 34 किलोमीटर में, ठीक है। इसमें जो है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, सियाल और सीमा। अब सियाल में क्या प्राप्त होता है, सियाल में क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह जो है सियाल में प्राप्त होता है सिलिकॉन और एल्यूमिना, ठीक है, सियाल में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना पाया जाता है, जबकि सीमा में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम, सीमा में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन में
नहीं, सियाल में सिलिकॉन में एवं एल्यूमिना और सीमा में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है, एक चीज़ और है, पृथ्वी में गहराई, किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो गहराई है, अंदर की स्थिति है, यहाँ पर बात अभी हम कर रहे थे। पहली हो गई हमारी जो भूपर्पट्टी, दूसरी जो हो गई आपकी आवरण या मेंटल, तीसरा होगा केंद्रीय कोर या भाग। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें जो है यह इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि किस गहराई पर, यानी कि पृथ्वी की कितनी गहराई पर, कितनी नीचे अंदर जाने पर ठोस पदार्थ जो मिलते हैं हमें, वो तरल अवस्था में मिलते हैं, वो है आपका 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर की गहराई पर तक जाने पर जो ठोस पदार्थ हैं वो तरल अवस्था में मिलने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाहरी परत को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के बाहरी परत, अभी क्वेश्चन हम डिटेल क्लियर कर रहे थे, चर्म, परपटी, घेरा या परिधीय स्तर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका है भूपर्पटीय। ठीक है, परपटी केवल लिखा है, इसका मतलब भूपर्पटी है। ठीक है, भूपर्पटी। ठीक है, इसके बारे में मैंने अभी पूरा डिटेल आपको बताया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया है। ठीक है, इसका जो आंसर आपको हो जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के जब हम अंदर को जाएंगे, यानी कि क्या है कि पृथ्वी की गहराई पर जब हम जाएंगे तो वो 32 किलोमीटर नहीं 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है, परंतु 8 किलोमीटर से अधिक यदि हम जाते हैं, ठीक है, यदि 32 मीटर में अंदर तक गहराई जाने पर कितना तापमान बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। क्वेश्चन यही था हमारा। लेकिन जब हम 8 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर जाते हैं तो इसमें जाने पर तापमान की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता। जो अगर 8 किलोमीटर के नीचे हम जाएंगे गहराई पर, तो जो वास्तविक वृद्धि है भाई, चूंकि हम यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि 32 मीटर अगर हम जा रहे हैं 32 मीटर तक, तो यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 8 किलोमीटर से अधिक अगर जा रहे हैं, 8 किलोमीटर से अगर अधिक गहराई में अगर जा रहे हैं हम, तो फिर यह निर्धारित नहीं हो पाता कि तापमान की जो वृद्धि होती है वो कितनी हो रही है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो रही है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो रही है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो रही है, ये क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए। जो फिलामेंट शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, ग्रहाणु परिकल्पना के लिए, ज्वारीय परिकल्पना के लिए, सुपरनोवा परिकल्पना के लिए, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना के लिए। जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ज्वारीय परिकल्पना के लिए। कैसे हो जाएगा ये, ठीक है, तो आप थोड़ा समझिएगा आप। जो ये फिलामेंट है, जो फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जो फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया था वो किया था आपका जेम्स जीन ने। ठीक है, जेम्स जीन ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अब जो है जो जेम्स जीन ने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि जेम्स जीन ने ज्वारीय परिकल्पना में किया था। ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना में किया था। इन्होंने बताया था कि जब कोई तारा जो है, जब कोई तारा सूर्य के निकटतम आ जाता है, ठीक है, निकटतम दूरी में, ठीक है, निकटतम दूरी पर आता है, तो उसकी आकर्षक शक्ति, ठीक है, आकर्षक शक्ति सूर्य से अधिक हो जाती है। ठीक है, जब कोई तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आ जाता है तो उसकी शक्ति जो है सूर्य से अधिक हो जाती है, जिसके कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार, ठीक है, सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग पर उठ जाता है, यानी कि उठ जाता है। ठीक है, उसको हम सिगार के आकार कहते हैं। ठीक है, उसको हम सिगार कहते हैं, और उसी सिगार के आकार को हम फिलामेंट कहते हैं। उसी सिगार के आकार को हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, कौन पृथ्वी का एक प्रमुख तत्व है। ठीक, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, इस तरह से इसके बारे में कुछ मतलब ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये बहुत सभी लोगों से ये अनुरोध है कि कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका जो आंसर क्या होगा। मतलब ऑक्सीजन
कौन कौन पृथ्वी का एक प्रमुख तत्व है, वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो है आपको सूत्र बताना है, क्या होगा कमेंट करके। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।